हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलो आज स्टार्ट करते हैं EMI का रेस 1। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें डील करता है करंट कैरिंग वायर है और उसके जस्ट बिलो में एक लूप है। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल फ्री फॉल हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट करंट पास होने के कारण वायर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा इनसाइड द रिंग और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण EMF इंड्यूस होगा फ्लक्स चेंज के कारण और नया करंट डेवलप होगा लूप में इंड्यूस करंट। तो इसमें क्या हो सकता है कि पहले से वायर वाला जो करंट है और इंड्यूस करंट है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन का नेचर पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो देखो कैसे कर रहा हूँ। जैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है लूप के अंदर, वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बॉडी नीचे गिर रहा है ग्रेविटेशन के कारण, तो फ्लक्स इसमें डिक्रीज होगा। तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, सपोर्ट करेगा एक्सटर्नल को। तो सपोर्ट के लिए मैंने डायग्राम बना दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट का। ठीक है, क्या कि पहले ही बाहर इनसाइड भी बाहर शो कर रहा था, एक्सटर्नल भी इंड्यूस वाला भी दोनों। अब यहाँ से Q से P वाला जो वायर है, P से Q, ये इस वाले लूप वाले करंट और वायर का करंट दोनों अट्रैक्ट होगा। यस सर। और जो ST वाला जो वायर है उससे वायर का करंट और लूप का करंट जो इस सेगमेंट से रिपेल होगा, बट अट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि नियर बाय है, और रिपल्सन कम होगा। देखो रिपल्सन ये कम होगा और नियर बाय में अट्रैक्शन का नेचर है ये ज़्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरऑल स्लोली गिरेगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ लूप एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल लो होगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शन नंबर 3 होगा। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ लूप लेस देन द G, क्योंकि अट्रैक्शन नेचर शो करेगा वायर लूप को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है EMF इंड्यूस इन ए रिंग। ओके, तो रिंग में पूछ रहा था हमें d∅dt स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है फैराडे का। अब B इंटू ए कॉन्स्टेंट है, साइड कर दो, B वेरिएबल है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे और जो भी आंसर आएगा उसको रिपोर्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा, πr² इंटू अल्फा। दिस इज द माई आंसर। तो कौन सा ऑप्शन टिक लगाना है यहाँ से सर, ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल क्या रहा है बेटा, 2 वायर है और कॉन्सेंट्रिक सेंटर है। ओके, दोनों का कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब हमें बाहर वाले में करंट दिया हुआ था और अंदर वाले जो वायर है उसमें इंड्यूस कितना हो रहा है, उसका डायरेक्शन पूछा इंड्यूस करंट का। तो बाहर वाले का कितना डायरेक्शन था, क्लॉकवाइज, और करंट इंक्रीज कर रहा है तो अंदर में भी फ्लक्स इंक्रीज होगा। हाँ, तो इंड्यूस करंट एक्सटर्नल फ्लक्स क्या हो रहा है सर, इनसाइड में इंक्रीज हो रहा था। इंड्यूस अपोज करेगा, मतलब आउटसाइड अपोज करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग करंट इंड्यूस होगा जो आउटसाइड डेवलप हो। तो आई इंड्यूस कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है हमारे A और B 2 बॉडी है, इन दोनों बॉडी में हमसे पूछ रहा है कि बॉडी A में अगर स्विच को ऑफ कर दिया जाए, ठीक है, स्विच को ऑफ कर दिया जाए बॉडी 1 में, 2 सिचुएशन है। जब स्विच करंट इस कंडीशन में जब करंट इंक्रीज हो रहा था, एक ग्रोथ ऑफ करंट था, जब करंट A में इंक्रीज हो रहा है तब B में क्या इम्पैक्ट आएगा। ओके, जब A में करंट डिक्रीज हो रहा तब B में क्या इम्पैक्ट आएगा, दोनों सिचुएशन को स्टडी करना है। तो फर्स्ट में जब करंट A में स्टार्ट हो रहा था तब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, तो वहाँ से I1 करंट है, I1 करंट प्रेजेंट है B में, तो B क्या करेगा, अपोज, क्योंकि A में इंक्रीज हो रहा है करंट, तो फ्लक्स B में भी इंक्रीज होगा, तो इंड्यूस करंट जो भी होगा B में वो अपोज करेगा। तो अगर A में क्लॉकवाइज है तो B में एंटी क्लॉकवाइज होगा फर्स्ट कंडीशन में, सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग। ओके, चलो मैं डील करता हूँ। केस 1, अगर करंट, ठीक है, एस अगर क्लोज किया है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जब ऑन हुआ है तो करंट क्लॉकवाइज है और इंक्रीजिंग, तो B करेगा, इंड्यूस करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि अपोज होगा, क्योंकि फ्लक्स A में इंक्रीज होगा तो अपोज नेचर, मतलब क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। अब केस 2 डील कर रहा हूँ। अब देखो जब स्विच ओपन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तब A में क्या होगा, करंट क्लॉकवाइज था बट डिक्रीजिंग नेचर है, तो इंड्यूस करंट सपोर्ट करेगा एज अ क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा कि फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज, सेकेंड क्लॉकवाइज। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमसे पूछा था AC जनरेटर में मैक्सिमम करंट कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं नवाब होता है मैक्सिमम E नॉट N ओमेगा AW। अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो हम लोग ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं E1/E2 ओमेगा 1/ओमेगा 2। हमारा पहला EMF पहला दिया हुआ था पोटेंशियल E और उस समय फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब सेकेंड टाइम 4 टाइम्स हो गया तो हमारा EMF सेकेंड टाइम 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वन। दिस इज द आंसर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, सेम रिपीटेड किया है क्वेश्चन नंबर 5 को। पूछ रहा है कि जो EMF होता है और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, और फ्रीक्वेंसी से क्या, तो हम लोग को पता है करंट I है, फ्रीक्वेंसी FN को बोला गया। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम EMF को नवाब लिखते हैं ना। तो देखो E मैक्स में लिखने जा रहा हूँ, E मैक्स इक्वल्स टू NWA नवाब। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि E और ओमेगा में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली। तो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E1 F1/F2। हाँ सर, फ्रीक्वेंसी बस यही पूछा था N1/N2। ये ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहे बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा। देखो यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ओके बेटा, और यहाँ पे सर क्या दिया हुआ है, लेंथ का भी डायरेक्शन दिया हुआ है 5J कैप। और नेक्स्ट क्या दिया है सर, नेक्स्ट वेलोसिटी डायरेक्शन आल्सो गिवन हियर। ओके, बट एवरीवन नो दैट EMF represent in terms of V cross B dot L. This is the way to represent EMF. Okay, so what is the cross product of V cross B, sir? So first write down the cross product of V cross B according to given data from the questions. Okay, so here I already multiply the V cross B. Okay, and the final expression is right here. Okay, written here, and further multiply with dot product with L. Okay, so the final answer of EMF is -25, but the magnitude is 25. Okay, this is the answer according to questions. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक लूप इस तरह से अरेंजमेंट दिया इन दोनों सेगमेंट में। देखो अगर हम D to B डायरेक्टली जाए आउटसाइड से, और अगर D to B जाए अगर C लोअर सेगमेंट से, तो हम लोग देखेंगे दोनों का डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना होगा सर, 4R। दोनों का डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना होगा, 4R। तो दोनों में EMF इंड्यूस होगा VBL 4R, ठीक है। बट अगर लूप में क्लोज KVL रोटेट करते हैं तो नेट EMF कितना आएगा, 0। यहाँ 2 रोड पैरेलल है तो नेट EMF क्या आता है पैरेलल का, सर EE पैरेलल, तो E ही आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस सेगमेंट जो इनसाइड हो रहा है फ्लक्स में, दैट सेगमेंट ओनली रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप EMF। ओके, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट सर। Okay, so d∅/dt is a standard expression of Farad, and write down in terms of derivative of this flux, and A is a variable at that point. So B is just keep out from the derivative as a constant. Okay, so dA/dt is what? So first explain the area. Okay, listen, 360 degree of the circle area subscribe pi r square. Okay, so theta degree is subscribe pi r square by 2 pi into theta. This is the area corresponding to theta angle. Okay, just keep in mind this point is very important. Okay, so constant term is just take out from the derivative, and theta is a variable according to time. Okay, so d theta by dt is write down omega t, and omega is constant, just take out. Okay, so final answer of EMF is this one. Okay, answer B. This is the good question. It may be possible to come in examination. Okay, so move in further. Question number 10. Okay, this is some data is written here. Okay, sir, L, I and C is given, but in these questions say that the max energy of the inductor spark and goes in capacitor. It means energy of inductor is equals to capacitor. Okay, so half Li square equal to half Cv square. Okay, then calculate the potential in capacitor. Okay, so write the 1/2 cancel, and L by C into I. This is the potential. Okay, in terms of L, C and this. The calculated part is now write calculated part. What is the order of the calculated part? Okay, जब मैंने इसे solve किया then I will got
√2 into 10 to the power 3 is the actual potential of the EMF. So 10 to the power 3 is the power of the EMF. Okay. Now they move to question number 11. Okay. So question number 11 have given that L1 and L2 is the inductance. L1 and L2 is the inductance and the rate of a current is a constant in two cases. Okay. EMF 1 देखो बेटा ऐसे कर रहे हैं और EMF 2 and power is also same in two cases. Okay. So power is a E1 I1 and power P2 is a E2 I2. So L1 di by dt is the EMF 1 and L2 di by dt is EMF 2 and a rate of the current is constant. So these two segments are cancel each other and 4 is the L1 and I1 written here. So I1 by I2 is what? Sir, I1 by I2 is written 1 by 4 according to L2 by L1. Okay. This is the way to represent the ratio of current in corresponding EMF. Okay, my child. Now move to question number 12. What is the question number 12? So in two cases, in the two ammeter have the current representation at the instant of t equal to 0. Okay, write the situation. At t equal to 0, inductor behave as a open circuit and capacitor behave as a closed circuit. कैपेसिटर से करंट शुरुआत में पार होने देता है, इंडक्टर करंट पास होने नहीं देता है. अच्छा, तो पास होने नहीं देता है तो सर तो A2 में करंट नहीं जाएगा, हाँ A1 में जाएगा. बस आंसर नंबर 4. दिस इज द आंसर. ओके, दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर. ओके, सो नेक्स्ट मूव इन क्वेश्चन नंबर 13. ओके बेटा, सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 में मुझे M पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला K इंटू L1 L2. सर K क्या है? कपलिंग कांस्टेंट, ये हमसे पूछा है, फॉर्मूला यूज था. क्वेश्चन नंबर 14 बेटा क्या बोलता है? सर इन क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से समझो. बोलता है ना सर, ये क्वेश्चन क्लास में भी हो चुका है. क्वेश्चन बोल रहा है सर कि एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के इनसाइड में एक रिंग रखा हुआ है और उस रिंग में हमसे पूछ रहा है करंट क्या है. उस रिंग में हमसे करंट पूछ रहा है. तो देखो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगा किस में? सर सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड किस में पास होगा? रिंग में. तो अभी पहले देखते हैं कि फ्लक्स कितना होगा किस में? रिंग में. तो फ्लक्स रिंग को मैंने सेकेंडरी बोला, ठीक है. और किसका फ्लक्स जा रहा है? सोलेनॉइड का फ्लक्स जा रहा है. सोलेनॉइड को प्राइमरी बोला. तो B इंटू ए इज द फ्लक्स एंड ये पूरा टर्म है फ्लक्स और डेरिवेटिव दिस फ्लक्स इज कॉल्ड EMF इन सेकेंडरी विथ माइनस साइन. ओके, टेक एज अ माइनस, बट माइनस नॉट रिक्वायर्ड, बट टेक माइनस. ओके, मे बी यूजफुल फॉर फर्दर. देख अब यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है, बाहर रख लो. और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट NI. ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है? सोलेनॉइड का. अब सारे टर्म्स वेरिएबल को कांस्टेंट को बाहर रख दो. DI बाई dt. I वेरिएबल था सर, हाँ. अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. तो I को I क्या होता है? I नॉट कॉस ओमेगा टी दिया हुआ है और डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस. अब देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और ये होल टर्म जो कांस्टेंट है इसे ब्रैकेट में रख दिया और साइन ओमेगा टी साइड कर दिया, ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यही हमसे पूछा था. फाइनल आंसर EMF का यही है, डी ऑप्शन. ओके, नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फर्दर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछ रहा है बेटा कि इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है. ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बट दो EMF दिया हुआ है. तो EMF 1 कितना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हमें चाहिए सर M इंटू K इंटू रूट अंडर L1 L2. तो हमें L1 L2 नहीं दिया हुआ है. तो EMF तो दिया हुआ है आंसर और रेट ऑफ करंट दिया हुआ है. तो निकाल सकते हैं L1 L2. हाँ, कैसे निकालेंगे L1 L2? सॉल्व करके. तो देखो क्वेश्चन बना रहे हैं E1 इक्वल टू माइनस L1 DI बाई dt. यस सर. सिमिलरली E2 इक्वल्स टू ऑल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ L2 DI बाई dt. ओके, आई थिंक यहाँ L1 L2 इज राइट रिक्वायर्ड टू राइट. ओके, सो 2 into 10 to the minus 3 upon 20 L1 and similarly that term is the L2. Okay, so what is the mutual inductance? The mutual inductance right in terms of K into L1 L2. Okay, so what is the value of K? K equals to 1. Just take as a constant because ideal case not given here. Just let as 1. Okay, consider as 1 and L1 L2 put there. Okay, and calculate. So what is the answer of this segment? 1.6 into 10 to the power minus 4. Sir, you already calculated from the calculator? Yes, I am already calculated. So just put here.
ओके, सो 1.6 इंटू 10⁻⁻4 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे बेटा, हमसे पूछ रहा है कि इन इंडक्टेंस कितना है, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हो, -L/dI/dt। अब केवीएल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, माइनस, ठीक है, VA फिर -8L फिर -IR इंटू VB, पहुँच गए VB पे। अब सारे टर्म्स को उधर ले जाए, ये 1 हो गया। अब ये गिवन था 0.5 और -1 इधर आ गया। अब 0.4 डिवाइड बाई 8, कितना आंसर आ रहा है, 0.05। दिस इज द L, सी ऑप्शन, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। ओके, जस्ट लिसन। देख बेटा, एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस तुमको पता है? हाँ सर। तो हमें सर सोलेनॉइड का म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस L म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n स्क्वायर इंटू वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। अब हम लोग को पता है अच्छे तरीके से कि स्मॉल n ऑल्सो राइट एज n बाई L स्क्वायर, तो L कट गया तो L बचा। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ से अगर ये पूरा सोलेनॉइड जो कॉइल है, अगर उसको तुम ओपन कर देते हो, स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हो, तो कितना लॉन्ग वायर बनेगा। तो मान लो x लेंथ का वायर बनेगा 2πr इंटू n टर्न्स। दिस इज द रेडियस कैन बी एक्सप्रेस x अपॉन 2π। x क्या है सर, लेंथ ऑफ द ओपन वायर। ओके, तो सर यहाँ रेडियस को एक्सप्रेस कर दीजिए। क्यों, अब रेडियस क्यों सर, x मुझे पूछा था कितना पॉसिबल लेंथ होगा, तो अपन लिख सकते हैं x स्क्वायर और ये कैलकुलेट कर दिया सर, r को रिप्लेस करके। हाँ, अब यहाँ से n स्क्वायर कट जाएगा और क्या रहे, मी नॉट, और एक पाई भी तो कटेगा सर। हाँ, पाई भी कट गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर आ गया। ओके, अब हमें क्या निकालना था, x। अच्छा, लेंथ छूट रहा था, देखो लेंथ लिख दिया। अब L स्क्वायर छूट रहा था। अब हमें देखो यहाँ पे क्या लिखा, x निकाल लिया। x क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रेच वायर, नॉट स्ट्रेच, इट मीन्स नॉट स्ट्रेच, लेंथ ऑफ द ओपन वायर, ओके, जस्ट ओपन वायर ऑफ सोलेनॉइड। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18 में जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि यहाँ पे 3 अलग अलग सेगमेंट है। ओके, इन तीनों सेगमेंट अलग अलग है। इनमें से t = 0 स्विच इज ग्रेडेड, t = 0 पे जस्ट आफ्टर में कौन से वायर में कितना करंट जाएगा वो बोला। I1 0 होगा, I2 E/R होगा, I3 E/2R होगा। तो मुझे दिख गया I2 > I3 > I1। ओके, दिस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 में इन दो कंडीशन पे, t = 0 पे, दो कंडीशन पे और t = पे, दोनों कंडीशन के करंट का रेशियो बताइए। तो t = 0 पे E/2R और t = पे E/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दो पैरेलल से, मतलब 3R/2 आ जाएगा। सर आपने R इक्विवेलेंट निकाल लिया? हाँ, करंट पढ़ा है तो निकल ही जाएगा फटाफट। हाँ सर, ओके। उसके बाद क्या, 3R/2R। दिस इज द रेशियो t = 0, t = स्टेडी स्टेट। ओके, फोर्थ ऑप्शन। 20 everyone know that the susceptibility of the material, yes sir, susceptibility of material is a function of temperature in parametric in this way. Okay, option number 4 decreases dependent. Question number 21 is also good question. Okay, question number 21 में क्या बोल रहा है बेटा कि देखो, अगर एक बार मैग्नेट है, फॉल कर रहा है वर्टिकल कॉपर ट्यूब में, ये ट्यूब में अगर कभी भी एक बार मैग्नेट रोटेट करता है ना बेटा, तो पहले स्पीड बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, स्पीड कॉन्स्टेंटली मूव करता है। स्पीड बढ़ा कॉन्स्टेंटली मूव किया। सर ये तो आप बताया नहीं, ये एक प्रैक्टिकल नेचर है जो होता है, यानी डी ऑप्शन, डी वाला कलेक्ट करना था सही। अब जो क्वेश्चन नंबर 22, ये अच्छा क्वेश्चन है, हमसे फ्लक्स पूछा था। तो हम लोग को पता है सेकेंडरी फ्लक्स इक्वल्स म्यूचुअल इंडक्टेंस है करंट प्राइमरी। तो फ्लक्स देखते हैं क्या होता है। B1 का मैग्नेटिक फील्ड किस में जा रहा है, सेकेंड वाला एरिया A2 में। तो कैसे होगा सर, पहले वाला एक पहले ही स्क्वायर, ये कहाँ करवाए थे, मैग्नेटिज्म में। तो मैग्नेटिज्म में करवाया था, ये L लेंथ है, इसके कारण सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक सेगमेंट के कारण, और सबके कारण 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो μ0I / 2πx, x इज द लेंथ फ्रॉम सेंटर टू साइड ऑफ वायर, साइन थीटा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया चारों रोड का, और उधर L स्क्वायर सबका है। पहले इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड L स्क्वायर मल्टीप्लाई करके क्या आ गया सर, ये पूरा फ्लक्स आ गया। I को साइड कर दूँ और सिर्फ जो कोफिशिएंट है उसको अरेंज करके, x कितना L/2,
अब पूरा अरेंज किया तो मुझे आई आ गया, और ये जो कॉफिशिएंट है यही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, क्योंकि 5 सेकेंडरी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी के फॉर्मेट में अरेंज किया। वेरी गुड सर। आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी फ्लक्स देन यू गॉट म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज द आंसर। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली। कैसे सर? आप एल लेंथ वाला बताया था, इनर का स्क्वायर कर दो आंसर। अरे वाह, एल स्क्वायर है, यहाँ एल स्क्वायर कहीं नहीं है। इनर का स्क्वायर करो आउटर के रेशियो से, बस। क्वेश्चन नंबर 23 सर, टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा? सर इंडक्टर में करंट नहीं जाएगा तो टी इक्वल टू 0 पे I1 कितना हो जाएगा? सर E/R। बाकी इन दोनों सेगमेंट बर्बाद हो जाएगा सर। I2 I3, हाँ इंडक्टर है, E/R, तो I2 I3 0 0। ऑप्शन नंबर कौन आएगा? 2। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है हमसे? फ्लक्स। क्या पूछ रहा है? फ्लक्स। EMF पूछा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। A दिया हुआ है, B दिया हुआ है। EMF क्या होता है सर? d∅dt, बट मैग्नीट्यूड के लिए माइनस को हटा दो, एरिया को साइड कर दो, B का डिफ्रेंसिएशन, तो B का डेरिवेटिव क्या होगा? 0.1 × 10 एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ B। ओके, तो कितना आ रहा है आंसर? आंसर कितना आ रहा है इसका? 2π, और 2π कांस्टेंट बाहर आ गया, बट T दिया हुआ था 1/2, तो cos के जगह पे 1/2 रखो, इधर तो 1 हो जाएगा, हाँ तो 1 रखो, π/3 कितना आएगा? फिर से 1/2, 2 कैंसिल, π/3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, देखो करंट अगर इसमें हमसे पूछ रहा है कि 2 में डायरेक्शन कैसा होगा इंड्यूस करंट का, तो 1 में क्या हो रहा है? 1 में करंट बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग केस है, बोला था सर, हाँ। अगर 1 में इंक्रीज हो रहा है तो 1 क्लॉकवाइज है, तो अगर इसमें क्लॉकवाइज है और इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा? जब इसमें इंक्रीज हो रहा है तो उसमें भी फ्लक्स इंक्रीज होगा, हाँ, तो वो क्या करेगा? अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा सर? अपोज करेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज डेवलप करेगा, हाँ, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डेवलप करेगा। बस इतना ही बोलना था, है कि इसमें क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉक अपोज करने के लिए, इंक्रीज हो रहा है तो अपोज करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 is also good question, so calculative this thing. Okay, so write down the calculation of this question. Okay, I equals to what? I0/4 and I0 is given, so calculate quickly. So taking anti-log both side. Okay, सबको पता है एंटी-लॉग कैसे लेते हैं? हाउ टू टेक एंटी-लॉग? ओके, अगर नहीं पता है तो आना बता दूंगा। ओके, -t और यहाँ से एंटी-लॉग लिया -1 और 3/4 इधर हो गया। अब मैं 4/3 टर्न करके माइनस रख दिया। क्यों माइनस रखा? कटने के लिए। आपने टर्न कर दिया 4/3, हाँ, ये प्रॉपर्टी होता है लॉग में, खुद ही माइनस आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ से टाउ निकालना था। यस सर, टाउ इज इक्वल टू दिस थिंग, थर्ड ऑप्शन। और ये लास्ट क्वेश्चन ब्यूटीफुल, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, एनर्जी पूछा था हमसे, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एवरीवन नो दैट द टोटल एनर्जी इज राइट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी इनटू प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम। ओके, एंड एनर्जी डेंसिटी इज ऑल्सो स्टडी इन EM wave 1/2 epsilon naught into B², okay, into volume. Okay, so B equals to mu naught I/2R due to the magnetic field of ring. अब यहाँ पे बेटा I और R दिया हुआ है, जस्ट पुट करो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सर I1 भी R1 है, mu naught by 1 का स्क्वायर, वॉल्यूम 10⁻⁹ है। अब इसका आंसर कितना आएगा? 4π × 10⁻⁶, mu naught का -7 × 10⁻, π/2 10⁻⁻16। दिस इज द आंसर ऑफ एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 हमसे फिर से पूछ रहा है कि हीट प्रोड्यूस पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले EMF निकाल लेते हैं। हाँ सर, EMF वेरिएबल है और करंट भी वेरिएबल है। करंट वेरिएबल है तो कौन सा यूज़ करेंगे? इंटीग्रेशन। पता चला, हमेशा कॉन्सेप्ट लगाना वेरिएबल पे इंटीग्रेशन। I²R/dt 0 से 3 सेकेंड में। ओके, तो t² का इंटीग्रेशन कर दिया दिस थिंग, और 0 से t कितना आ रहा है आंसर? सर यहाँ से 12 आ गया, ओके, 9 आ गया, तो 9 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा सर? 9 आएगा, 9 और कितना आ गया? 9 × 36, 36 जूल। ओके, अब ये देखो, ये वाला रड ही जो अगर एक लूप गिरता है तो हमेशा कैसा इंड्यूस होता है? दिस थिंग। ओके, ये रड जो ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होता है, पहले भी बता रखा हूँ अच्छे से सर, कहाँ? एक्सरसाइज 3 में। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो और हैप्पी रहो। ओके, बाय बाय।